वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी अर्थात भूगोल के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे ऐसे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आपको दिखेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में और कैसे आपको उनके उत्तर को लिखना है, किस प्रकार से आप अपने उत्तर को अच्छा लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तमाम सारे पहलुओं पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। विस्तार से हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास रहेगा मेरा। और आज की वीडियो के माध्यम से आप 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का सामना करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं और ये इसी प्रकार से आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो सेम वही पैटर्न पर मैंने मॉडल पेपर को सेट करने का प्रयास किया है। और आप मान करके चलो कि लगभग ये आपका पेपर ही है। और आप एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद में आप इन जो क्वेश्चंस हैं इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। और एक बार फिर से जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तब आप इसको एक बार जो है अपने घर पे बैठ करके 3 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद में फिर जो है पेपर देने जाइएगा। एकदम से धुआं धुआं कर दोगे आप, मतलब कुछ भी बचेगा नहीं। आप ये मान करके चलो एकदम से कुछ आप और कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मतलब कि बस केवल उतना ही आपको पढ़ना है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कितना पढ़ना है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, बाकी और वीडियोस जो मैं मॉडल पेपर के नाम से दूंगा बस उसको देख लीजिएगा। और जो चैप्टर्स आपके कुछ मैंने अपलोड करे हैं उनको देख लीजिएगा। लगभग आपका इसी में हो जाएगा और कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जो पास करने के लिए है। बाकी अगर आप टॉप करने की निस्बत से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ सकते हो और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऐसे छात्र छात्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गरीब हैं, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पैसे उनके पास नहीं है और नौकरी भी कर रहे हैं कहीं पर जा करके, तो उनके लिए खास करके ये भी एक ही वीडियो देख लेंगे तो लगभग काम उनका हो जाना है। बट मैं यही कहूँगा कि 2 से 3 बार हर एक वीडियो को हमारे देखेंगे तो आप ज़्यादा बेटर, तो कि चूँकि एक दिन में एक वीडियो तो 2 दिन में आप 1 घंटा दिन भर में समय या रात में निकाल करके देख सकते हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो या कहीं पर आप हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर जी मैं जॉब करता हूँ, और तो उनके लिए एक प्रकार से मैं और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूँ। तो आप एक बार ज़रूर जो है अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि आसानी से पढ़ें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का ध्यान रखता है हमेशा। चले, तो अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें जियोग्राफी की, तो आपको पढ़ना होता है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, यानी कि खास करके अगर अंग्रेजी में बोले इसी को तो इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, देखते हैं। देखिए, थर्ड सेमेस्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह पाठ्यक्रम वैध है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे मॉडल पेपर नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों की दृष्टि से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका सारा पॉइंट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें मैंने प्रश्नों को समाहित किया है। आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ आपको मिलेगा, लिखित टाइप का जो पेपर होता है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है उसके लिए लेकर के भी मैंने मॉडल पेपर बना दिया है। तो आप ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा, वो भी बना हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो चिंता नहीं करनी है आपको किसी बात की, आप उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। खंड आ से सबसे पहले आपको पेपर में आपको मिलेगा कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपकी परीक्षा मतलब उसमें 2-3 खंड होते हैं, उनमें आपको खंड के नीचे आपको निर्देश दिया होगा। निर्देश में यहाँ पर जैसे खंडा में निर्देश ये दिया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द में होना चाहिए। और यहाँ के अंक आपको 2 गुणे ऐसे नीचे करके 10 लिखा होगा, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार से आपको 20 नंबर अति लघु उत्तरीय से मिलने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इन प्रश्नों के उत्तर को हमको लिखना है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कि पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। सबसे पहला पॉइंट है पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो पर्यावरण के बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको चैप्टर 1 नाम से, चैप्टर 2 नाम से पारिस्थितिकी के बारे में और चैप्टर 3 पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, ये आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखें देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना रखी है सारी। ठीक है, तो आप अवश्य एक बार ज़रूर देखेंगे। बोर्ड पर मैंने पढ़ाया है, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया, तो उस वीडियो को देख लेंगे। निश्चित तौर पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी जो आपको कठिन लग रहा है खास करके, बहुत ही हल्के शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसमें समझाया आपको। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। पर्यावरण क्या होता है भाई?
पर्यावरण की बात की जाए 50 शब्दों में आपको बताना है। हालांकि मैं यहाँ पर जब बताऊँगा तो ये मत सोचिएगा कि 50 शब्द में ही सर जी बता देंगे इक्वल, मैं तमाम सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा और इनमें से जो भी आपको याद रहेगा आप उसको लिख लीजिएगा। बात की जाए पर्यावरण की तो परिआवरण मतलब क्या होता है, परि प्लस आवरण, परिआवरण माने क्या होता है, परि धन आवरण बराबर पर्यावरण, यानी पर्यावरण जो होता है जो कि हमको घेरे हुए है चौतरफा, पर्यावरण यानी हमारे परितः आवरण किए हुए है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इन्वायरमेंट और मतलब इन्वायरमेंट और मेंट, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इन्वायरमेंट माने होता है एक प्रकार से घेरना और मेंट माने होता है चौतरफा, तो चौतरफा जो हमको घेरे हुए है उसी को इन्वायरमेंट या पर्यावरण यानी जो हमको चौतरफा घेरे हुए है उसी को हम पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पर्यावरण क्या होता है, इसकी परिभाषा को देते हुए तांसले महोदय कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ऐसा नहीं है ऐसी दशाएं हों और उसमें जीवन ही न निवास कर रहा हो, उसमें लिविंग थिंग्स ही ना हो और उसको आप पर्यावरण बोल दें तो पर्यावरण नहीं होगा। फिर पर्यावरण कब होगा, जब लिविंग थिंग्स उसमें निवास कर रहे होंगे और लिविंग थिंग्स जो होंगे एक प्रकार से रिएक्ट भी करते होंगे, अर्थात प्रतिक्रिया भी करते हैं एक दूसरे से, यानी कि जो प्रभावकारी दशाओं का योग होता है वो मनुष्य पर प्रभाव डालता है, जीवों पर प्रभाव डालता है और जीव पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, यानी दोनों के बीच की अंतर क्रियाएं जो होती हैं वो पर्यावरण में होती हैं बिल्कुल। और इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करता है आपका पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। और इन सभी चीज़ों को अगर इकट्ठा मिला लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं भाई इनकी अंतर क्रियाओं के एक प्रकार से जो जल ये सब चीज़ें हैं, तो वो जो आवरण है हम चौतरफा घेरे हुए, चाहे जल मंडल की बात करें, चाहे वायुमंडल की बात करें, चाहे जैव मंडल की बात करें और चाहे स्थल मंडल की बात करें, इन सभी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये सब मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, भौतिक और अभौतिक वस्तुएं या एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि तांसले कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पहली परिभाषा बड़ी छोटी सी परिभाषा है। इसके अलावा जो है एक विद्वान है, अमेरिका के हैं भूगोलवेत्ता, उनका नाम है डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस महोदय कहते हैं कि मनुष्य के संदर्भ में मानव पर्यावरण से अर्थ क्या है, भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनका उसकी आदतों एवं कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता डॉक्टर डेविस बोलते हैं पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, और इसके अलावा जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है ए फिटिंग। वो कहते हैं कि जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर के क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं या पर्यावरण कहलाते हैं। तो जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर के पर्यावरण कहलाते हैं या उसका निर्माण करते हैं। हर्शकोविट्ज़ जो हैं ये भी अमेरिका के ही मानव शास्त्री हैं, ये कहते हैं कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग होता है जो कि किसी प्राणी के विकास व क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। पार्क कहते हैं कि वातावरण यानी पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर क्या करती हैं, आवृत करती हैं यानी घेरी हुई होती हैं। ए गाउडी कहते हैं कि जो है उनकी एक पुस्तक है ए गाउडी की, द नेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। उस पुस्तक में कहते हैं कि पृथ्वी के भौतिक घटकों को ही पर्यावरण एक प्रकार से पर्यावरण का प्रतिनिधि माना इन्होंने, और कहा कि पर्यावरण को प्रभावित करने में मानव को एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से भूमिका मतलब मानव निभाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सब परिभाषाएं सॉरी, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, उतना ज़्यादा लय और उतना ज़्यादा तुक नहीं मिल पा रहा होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से शायद, और मैं भी सेटिस्फेक्शन एक प्रकार से नहीं मिल पा रहा है मुझको आज पढ़ाने में। बट लेकिन मैं अगर आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर एक प्रकार से सिलेबस लेट ही होता जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, आप मैनेज करिएगा। ओके, तो पर्यावरण की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी। पर्यावरण को मिलाकर के ये है कि हमारे जो चौतरफा जो एक प्रकार से जो दशाएं हैं हमारे चौतरफा जो फैली हुई हैं, चाहे वो रासायनिक दशा हो, चाहे वो भौतिक दशा हो, चाहे वो दैविक मतलब कि जो जैविक दशाएं होती हैं वो, तो ये सारी दशाओं को अगर हम जोड़ लें, वो सारी दशाएं जो मनुष्य रह रहा है उस पर मनुष्य पर प्रभाव डालती है, मनुष्य उसको प्रभावित करता है, मतलब मनुष्य उसके द्वारा प्रभावित होता है, और मनुष्य पर्यावरणीय जो दशाएं होती हैं उन दशाओं को भी प्रभावित करने में कौन सक्षम है, मनुष्य सक्षम है। तो ये पर्यावरण हो गया आपका।
पर्यावरण। क्लियर होगी पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण की अगर बात की है तो दो भाग होते हैं पर्यावरण के। पहला होता है प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण यानी फिजिकल या जो एक प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं वो, और दूसरा होता है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। जो भौतिक पर्यावरण होता है जिसको हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, उसकी अगर बात की है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि आपको पता होगा पृथ्वी की दैनिक क्रियाएं हो गई, वार्षिक गतियां हो गई, गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, नितल, ज्वालामुखी, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं ये सब। ओके, आप देखते हैं तमाम सारे पर्वत, पहाड़, धरातल, भूमि, मैदान, पठार, खनिज, ऊर्जा संसाधन, तमाम सारी चीज़ें, उपजाऊ मिट्टी उट्टी, ये सब चीज़ें जो है ये सब पर्यावरण की भौतिक संस्कृति यानी प्राकृतिक संस्कृति जो प्रकृति के द्वारा मिली है। खास करके जो है जो बहुत सारी चट्टानें, बहुत सारी खनिजें, ये सब चीज़ें, वनस्पतियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें। ओके, और खास करके अगर सांस्कृतिक या मानव निर्मित तत्वों की अगर बात की तो उसमें जो इसे प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हमको प्राप्त है, जैसे कि मान लेते हैं मिट्टी हमको प्राप्त है प्रकृति के द्वारा, हमको खेत मिला है, अब उस खेत को मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा गोड़ करके उसको, मतलब गोड़ जोत करके जो कुछ भी करना है, मैं उसको एक प्रकार से अच्छे तरीके से जुताई करके उसकी एक प्रकार से गुड़ाई करके हम क्या करें, उसको अच्छा खेत बना ले और उसमें कोई बीज का वपन कर दे, यानी कि बीज को बो दें, उसके बाद में क्या हो, फसल तैयार हो और आसानी से हम काट ले। यानी ये क्या है, एक प्रकार से मनुष्य ने खुद किया है, खुद खेत बनाया। पृथ्वी जो है ये प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक एक प्रकार से, या जो है प्राकृतिक पर्यावरण का एक तत्व मान सकते हो, लेकिन उस पर मैंने हल चला करके खेती करी, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से मेरा क्या हो गया, सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। तो यही सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम जो है जंगल को काट करके जंगलों को साफ करते हैं, सड़कें बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, रेल मार्ग बनाते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं, तमाम सारी चीज़ें, ठीक है, नहरें बनाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, नई नई बस्तियों का निर्माण हम करते हैं, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं, तमाम सारे यंत्रों को बनाते हैं, तो ये सब मानव निर्मित पर्यावरण हो गए। तो क्लियर हो गई पर्यावरण के बारे में चीज़ें। पर्यावरण की अगर बात की तो इसके कई सारे घटक होते हैं, पर्यावरण के बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि स्थानिक संबंध है, भूमि के स्वरूप, धरातलीय जलराशियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जंतु जगत, मिट्टी और खनिज पदार्थ, शक्ति के संसाधन, ये सब चीज़ें आपको मिलकर के सब पर्यावरण का निर्माण करती हैं। कुल मिलाकर के पर्यावरण ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पर्यावरण के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है चैप्टर 1 नाम से, उसमें आपको मैंने बता रखा है। अगला पॉइंट है आपका, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी जो शब्द है इसको अंग्रेजी में इकोलॉजी बोलाते हैं हम, और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया था सबसे पहले, उनका नाम है प्रोफेसर ई हैकल। प्रोफेसर ई हैकल महोदय जो हैं ये जर्मनी के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी रहे हैं, और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले दिया था। और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द की बात की है तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द है, ग्रीक भाषा का दो शब्द है हालांकि, एक है ओइकास यानी कि आई मतलब OIKOS ये शब्द, और दूसरा है लोगिया, ये लोजिया। ओके, तो लोगिया और आइकॉस और लोगिया शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है आइकॉस से एक प्रकार से अर्थ या वास, या इसको निवास स्थान बोल सकते हो, निवास स्थान, दोनों का अर्थ मिला करके सम्मिलित रूप से। तो यानी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन होम, यानी एक प्रकार से बोले तो इसको कि जीव का घर में अध्ययन होता है इकोलॉजी का मतलब। कुल मिलाकर के इकोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है। पारिस्थितिकी आप परिभाषा कर देंगे तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी एक विज्ञान है। फिलिप फैंडलर एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषा को देते हुए कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। यानी कि जो जीव होते हैं और जीवों के आसपास जो चौतरफा पर्यावरण होता है, उसी पर्यावरण के बीच में, पर्यावरण और मनुष्य के बीच में, जीव जो निवास कर रहा है उन जीवों के बीच में, अच्छा जीव जो छोटे छोटे जीव हैं वो भी, और जो बड़े बड़े जीव हैं वो भी, अब उनमें मनुष्य भी आ जाता है। तो जो मतलब जो जीवित प्राणी है उनका और जो उनको घेरे हुए दशाएं हैं, उन दशाओं के बीच में जो संबंध होता है, जो क्रियाएं होती हैं, जो परस्पर संबंध होता है, उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी। सिंपल सी परिभाषा दी फिलिप फैंडलर ने। ओडम महोदय की एक पुस्तक आती है 1971 ईस्वी में, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। उसमें इन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा को देते हुए कहा कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन है। ओके, किसने कहा? ओडम ने कहा। इसके अलावा
मतलब उन्होंने कहा कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेचर, यानी कि पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन है। ओके, फ्रेशर डार्लिंग महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का तथा उनके अंतर जातीय एवं आपसी संबंधों का विज्ञान है। मतलब वही चीज़ें सभी लोग बताते हैं। टुर्क और बिट्स कहते हैं 1972 ईस्वी में परिभाषा दी इन्होंने और कहा कि जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। वार्मिंग कहते हैं, वार्मिंग ने तो इकोलॉजी शब्द के स्थान पर ओशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ये बात भी ध्यान रखेंगे, और कहा कि पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन होता है। कुल मिलाकर के परिभाषा जो है ये मैंने बता दी पारिस्थितिकी की। तो आपसे ही पूछी कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो पारिस्थितिकी ये हो गई आपकी। पारिस्थितिकी समझ में आ गई, पारिस्थितिकी के बारे में आपके समझ में आ गया, तो आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपसे पूछ रहा है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी तांसले महोदय ने 1935 ईस्वी में, और खास करके बात की जाए उन्होंने जीव समूह तथा अजीव पर्यावरण दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया को पारिस्थितिक तंत्र बोला था। किसने, एजी तांसले महोदय ने। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि जो ये है मतलब तांसले महोदय 1935 ईस्वी में ही परिभाषा एक और देते हैं। कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का मतलब विशेष प्रकार होता है और उसकी रचना जीवों तथा अजैविक संघटकों से होती है। अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति होती है इनकी, और विवृत तंत्र यानी ओपन सिस्टम होता है जो है पारिस्थितिक तंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात की है, इसकी सबसे ज़बरदस्त परिभाषा दी सी पार्क महोदय ने। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है, यानी सारा योग होता है, और इसे भौतिक भूगोल में एक विस्तृत तंत्र के आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। सविंदर सिंह जो कि एक प्रकार से इसके ज़बरदस्त पुस्तक लेखक भी रहे हैं, वो एक प्रकार सविंदर सिंह खास करके भौतिक भूगोल के लेखन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने परिभाषा दी कि पारिस्थितिक तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होता है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनकी जो आपसी अंतरक्रियाएं होती हैं उन सभी को सम्मिलित करते हैं। फर्ले और न्यूबे कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र इस प्रकार आपस में एक दूसरे से अपने पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जीवों की समकालिक एकता या सम्मेल होते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं सरल शब्दों में, तो ये है इकोसिस्टम जो होता है पारिस्थितिक तंत्र, इसका एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र जो होता है संबंधों के बारे में बताता है, यानी कि जो मनुष्य है और उसका जो पर्यावरण है, उन पर्यावरण के बीच के जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन करता है इकोलॉजी। लेकिन वो संबंध और मनुष्य का पर्यावरण ये सब मिल करके मनुष्य जो रह रहा है वो और उसके द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है, चाहे भौतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, वो सारे के सारे पर्यावरण जो है वो सब आपस में मिल करके एक तंत्र का एक जाल बनाते हैं। उसी जाल को हम क्या बोलते हैं, उसी जाल को हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बातें। पूछा क्या जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही है, तो पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात की है, तो पहली विशेषता लिखिएगा आप सभी लोग। मैंने वीडियो में बताया है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा होगा। पहली विशेषता लिखिए कि पारिस्थितिक तंत्र किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवधारियों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के समस्त योग का प्रतिनिधित्व करता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता लिखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र का भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है जो पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्रीय आयाम होता है। तीसरी विशेषता, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना ऊर्जा घटक, जैविक संगठक और अजैविक संगठकों से होती है। यानी कि कौन कौन से संगठक होते हैं, जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। इनकी संरचना जो होती है पारिस्थितिक तंत्र की, ये इन्हीं तीनों चीज़ों से बनती है। ओके, यानी तीन फैक्टर होते हैं इनके, ऊर्जा संगठक और जैविक संगठक और अजैविक संगठक। चौथी विशेषता लिख लीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र का सर्वेक्षण समय इकाई के संदर्भ में किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, पांचवी लिख लीजिएगा, जैविक ऊर्जा और मतलब जैविक ऊर्जा और अजैविक संगठकों में जटिल अंतर क्रियाएँ होती हैं और इनके साथ साथ जीवों में भी पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र की व्यक्तिगत उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिक तंत्र के विकास एवं संवर्धन के अनेक अनुक्रम होते हैं। भौतिक पर्यावरण एवं जैविक संगठकों के एक साथ रहने के कारण से पारिस्थितिक तंत्र एक सकल संकल्पना होती है। तो ये सब इसकी विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको बता दी।
पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसकी बात की है तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आप देखते हैं जिसको आप नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, उसमें आपको जैसे स्थल में वन, घास, मैदान ये सब हैं, ये सब इसका निर्माण करते हैं। जल में अगर बात की तो मछली वगैरह हो गई, ये सब निर्माण करते हैं। और जल में भी आप देखते हैं कि जैसे कि नदी, झील ये सब हो गया। और सागरीय पानी में जैसे खारा सागर हो गया, मतलब कि खारा जल हो गया, एक स्वच्छ जल होता है, ये सब। अप्राकृतिक साधनों की अगर बात करें तो उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्राकृतिक या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आप देखते होंगे इसमें तमाम सारे जैसे कि जो वनों को साफ करके हम कृषि करने के लिए बनाते हैं, उसमें बड़े बड़े नगरों का निर्माण करते हैं और तमाम सारी चीज़ें, यानी कि जो हम प्राकृतिक जो एक प्रकार से जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है उनके तत्वों का उपयोग करके हम जो है कृत्रिम यानी कि अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र के आपके घटकों के बारे में पूछे तो क्या बताएंगे? दो घटक होते हैं, वैसे तो मुख्य रूप से दो ही घटक होते हैं, लेकिन एक नया घटक है ऊर्जा संघटक। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। क्लियर होगी बातें? आगे समझते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न हम देखेंगे सॉरी, अगला प्रश्न भाई 4था नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। पर्यावरण शिक्षा क्या होती है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य बताइए। पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होती है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है? पर्यावरणीय शिक्षा की अगर बात की जाए तो पर्यावरणीय शिक्षा एक विशिष्ट शिक्षा होती है जिसके माध्यम से जन समुदाय को पर्यावरणीय तत्वों से अवगत करवाया जाता है और पर्यावरण को एक प्रकार से उनको बताया था कि भाई ये पर्यावरण है, इसको एक प्रकार से मतलब कि प्रदूषित नहीं करना है। और यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है, पर्यावरणीय शिक्षा, जिसमें बचपन से प्रारंभ किया जाता है इसको और पर्यावरण के लिए उत्तरदायी समाज तैयार एक प्रकार से करना होता है इसका उद्देश्य। तो ये एक प्रकार से आप देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा की अगर बात की जाए तो पर्यावरणीय शिक्षा खास करके पर्यावरण को प्रदूषित ना करने के लिए कोई भी काम अगर आप करें तो पर्यावरण को ध्यान में रख करके करें। तो पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के संबंध में जानकारी देती है, मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है और उसे सबसे अधिक प्रभावित करता है। पर्यावरणीय शिक्षा का प्रारंभ पर्यावरण को अध्ययन के माध्यम के रूप में प्रयोग करने से होता रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगी। बाकी पर्यावरणीय शिक्षा मतलब पर्यावरण के बारे में हमको जानकारी देना, वही पर्यावरणीय शिक्षा हो गई। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये बात ध्यान रखेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य की बात की तो पहला उद्देश्य लिखिए। क्या उद्देश्य है भाई? पहला उद्देश्य कि पर्यावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि संसाधनों के उपयोग और उनके संरक्षण की जानकारी दी जाए सभी व्यक्तियों को, ताकि संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग हो सके, उचित तरीके से उनका संरक्षण किया जा सके, उचित तरीके से दोहन हो सके। तीसरी विशेषता पर्यावरणीय शिक्षा की ये है, मतलब उद्देश्य ये है कि संसाधनों पर अनियंत्रित जनसंख्या दबाव की जानकारी दिया जाए। चौथी विशेषता मतलब चौथा उद्देश्य इसका ये है, पर्यावरणीय ह्रास के विभिन्न कारणों और उनके ह्रास से उत्पन्न होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनकी जानकारी देना, ये भी पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा उद्देश्य जो है अगला उद्देश्य, पांचवा उद्देश्य कि विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण और उनके निवारण के मतलब कि उपाय को एक प्रकार से प्रस्तुत करना, ये भी पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसके अलावा छठवां उद्देश्य ये लिख दीजिएगा आप कि पर्यावरण और इनकी संपूर्णता पर बल देना, पर्यावरण की संपूर्णता पर क्या देना? बल देना, ताकि पर्यावरण एक प्रकार से अच्छे तरीके से बना रहे। मानव और पर्यावरण के संबंधों को विकसित करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा आठवां उद्देश्य कि पर्यावरणीय वनस्पति एवं जीव जंतुओं के सहसंबंध का महत्व बताना सॉरी। इसके अलावा वृक्षारोपण कार्यक्रमों के प्रति लगाव रखना, पर्यावरणीय सफाई और स्वच्छता का बखान करना, वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित करना, मानवीय वृद्धि और विकास के लिए पर्यावरण का महत्व बताना, ये तमाम सारे, और समाज के लोगों में पर्यावरणीय समस्याओं और समाधान के लिए उनमें रुचि उत्पन्न करना ताकि वो ऐसा कर सके, ये तमाम सारे उद्देश्य होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरणीय शिक्षा के और उद्देश्य होता है कि मृदा अपरदन रोका जा सके, उसके कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया सके, मृदा अपरदन के विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणीय विषयों पर चर्चा की जा सके, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की जगह गैर परंपरागत स्रोतों की जानकारी दिया जाए,
पर्यावरणों के प्रति आपसी व्यवहार का उपयोग किया जाए, समस्त जाति प्रजाति धर्म संस्कृति के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करना, ये सब पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय नियोजन के प्रति चेतना जागृत करना, अंधविश्वास कम करना, तर्कपूर्ण सोच में वृद्धि करना, ये तमाम सारे उद्देश्य हैं पर्यावरणीय शिक्षा के। क्लियर हो गई बातें, आगे समझने का प्रयास। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न, जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जैव विविधता बताएंगे जैव विविधता क्या है। जैव विविधता माने क्या होता है भाई, जैव विविधता माने क्या होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जैव विविधता, जैव विविधता माने समझ रहे हैं ना, जैव विविधता माने होता है जहां पर जीव बहुत अधिक मात्रा में, हॉट स्पॉट इसको आप बोलते हैं एक प्रकार से। जैव विविधता माने क्या होता है, जहाँ पर जीव बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जिनको कहते हैं आप। तो बायोडाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो जैव विविधता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था 1980 ईस्वी में E.A. नोर्स महोदय ने और R.E. मैस, इन दोनों ने मिल करके इसका एक प्रकार से जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था 1980 में। दो व्यक्तियों ने, E.A. नोर्स और R.E. मैस ने। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक हैं वाल्टर जी रांजन, उन्होंने पहली बार 1986 ईस्वी में जैव विविधता को निम्न शब्दों के द्वारा परिभाषित किया। कौन से शब्द हैं मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इन्होंने कहा, रांजन महोदय ने, मतलब वाल्टर जी रासन महोदय ने, कि पादपों प्राणियों सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न किस्में तथा विभिन्नताएं जैव विविधता कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, पादपों प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों में प्रचुरता के फलस्वरूप किसी एक निश्चित आवास में अन्योन्य क्रिया तंत्र में विविधता उत्पन्न होती है, जो कि विविध क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊँ आपको अपनी शब्दों में या सरल शब्दों में, तो जैव विविधता जो होती है किसी एक निश्चित स्थान पर आप देखते हैं बहुत सारे जीव, मतलब कि कई प्रजाति के जीव जंतु, कई प्रजाति की वनस्पतियां इकट्ठा जब आपको दिखाई पड़ती है, कई प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार के जीवन वहां पर निवास कर रहे होते हैं एक स्थान पर, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी का एरिया बोल दिया जाता है। आप देखते हैं कि लगभग विश्व में जो है 5.3 मिलियन प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 लाख प्रजातियां हरे पौधों की और कवकों की है, 80 लाख प्रजातियां जो है कीटों की है, 3.5 लाख प्रजातियां लगभग सूक्ष्म जीवों की पहचानी जा चुकी हैं, 3.6 लाख लगभग हो गई हैं। स्तनधारी जीव जो है 4231 हैं, पक्षी लगभग 12,450 हैं, ठीक है। सरीसृपों 6300 के आसपास खोज हो चुकी है, मछलियों की 2300 प्रजातियां खोजी जा चुकी है, उभयचरी लोगों की 4184 प्रजातियां, और कीटों की लगभग 8 लाख प्रजातियां। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कवकों की 72,000 प्रजातियां, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ओके, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये सब होते हैं जैव विविधता के क्षेत्र। जैव विविधता के क्षेत्र मतलब जैव विविधता के बारे में, तो जैव विविधता के क्षेत्र के अगर बारे में पूछे आपसे तो क्या लिखेंगे, जैव विविधता के क्षेत्र की बात की है तो इसको हम विश्व के दृष्टि से अगर देखें तो 4 भागों में बांटते हैं। पहला, एक अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, यानी जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चीज़, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का जो है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा है अधिक जैव विविधता क्षेत्र। अधिक जैव विविधता क्षेत्र में जैसे कि आप देखते हैं पश्चिमी यूरोप, सागरीय जलवायु प्रदेश हो गए, ये सब हो गए यहाँ सब, जैसे कि यूरोप हो गया, पश्चिमी यूरोप, मानसूनी प्रदेश हो गए, तमाम सारे वो सब। ओके, और इसके अलावा जैसे अगला है आपका, तीसरा आपका है सामान्य जैव विविधता क्षेत्र। सामान्य जैव विविधता क्षेत्र में आप देखते हैं सामान्य चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे कि जो टैगा प्रदेश है आपका उपध्रुवीय, वो सब सम्मिलित कर लिया जाता है, और भी तमाम सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। रियंडर नाम के कुत्ते होते हैं, ठीक है। श्वेत लोमड़ी होती है, श्वेत भालू भी पाए जाते हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें। और एक अगला आता है आपका चौथा, उसका नाम है निम्न जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो वो भी एक प्रकार से है। तो ये सब आपका है जैव विविधता के क्षेत्रों के बारे में। जैव विविधता के बारे में अगर बात की है तो भारत में भी जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर है, जैसे कि यहाँ पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता आपको दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा पूर्वी हिमालय में आपको मिलेगी, पश्चिमी भारतीय मरुस्थलों में आपको जैव विविधता मिलेगा, गंगा के मैदानों में मिलेगा, असम में, केंद्रीय भारत में, मालाबार तट पर, दक्कन, अंडमान, इन सभी में आपको मिलेगा। एक प्रकार से जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न है कि पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा बताएं। पर्यावरणीय प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन क्या हो है बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। छठवां प्रश्न है पर्यावरणीय प्रबंधन की अवधारणा बताइए। पर्यावरणीय प्रबंधन किसे कहते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय प्रबंधन किसे कहते हैं, पर्यावरणीय प्रबंधन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पर्यावरणीय प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करें जितने भी लोग देख रहे हो। पर्यावरणीय प्रबंधन किसे कहते हैं भाई बताओ, सभी लोग बताने का प्रयास करोगे।
पर्यावरणीय प्रबंधन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो पर्यावरणीय प्रबंधन की अगर बात की जाए तो पर्यावरणीय प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण के ऐसा उपयोग किया जाए जिससे पर्यावरण को कोई खतरा ना हो। मानो एक प्रकार से भूतल की उपज है और पर्यावरण ही जीवन का आधार है, तो हमारे संपूर्ण क्रियाकलाप जो है इसी पर्यावरण में ही होते हैं। तो पर्यावरण का दोहन बेरहमी से हमको नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख करके करना चाहिए। मतलब कि एक प्रकार से जब भी हम कोई फैक्ट्री स्थापित करें या कुछ भी स्थापित करें तो ये ध्यान में रखें कि भाई पर्यावरण भी है, उसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको कोई उद्योग स्थापित करना, कोई फैक्ट्री स्थापित करनी है। सभी जो है सविंदर सिंह परिभाषा देते हैं इसकी पर्यावरणीय प्रबंधन की। कहते हैं कि विकासीय कार्यों के लिए, मतलब विकासीय अगर कोई विकास से संबंधित कार्य होता है तो उन कार्यों के लिए पृथ्वी के नव्य माने नया और अनव्य मतलब कि जो पुराना संसाधनों का विभिन्न रूपों में उपयोग करना, दुर्लभ एवं बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण तथा स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण करना पर्यावरणीय प्रबंधन होता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रबंधन की अगर बात की जाए खास करके तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि प्रबंधन करें पर्यावरण का एक विकल्प, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री को स्थापित करने से बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसके विकल्प की खोज करी जाए ताकि जो है उसको अच्छे तरीके से हम समझ सकें। तो पर्यावरणीय प्रबंधन की अवधारणा का आधार मानव व जैविक सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों से होता है। और कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि जब पर्यावरण और मानव के बीच में या प्रकृति के बीच में मधुर संबंध होते हैं तो मानव द्वारा की गई छोटी मोटी गलतियों को प्रकृति स्वयं सहन कर लेती है, पर्यावरण में असंतुलन नहीं आता है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिक युग में आप देखते हैं बढ़ता औद्योगिकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी विकास खूब अधिक तरीके से हो रहा है, परिवहन का विकास हो रहा है, हरित क्रांति के तहत कृषि में बहुत ज़्यादा खाद और नई नई किस्म के बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, रासायनिक खादें डाली जा रही हैं, प्राकृतिक संसाधनों का खूब अधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा है। तो इसके कारण से क्या होता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं रह पाते और उन मतलब कि संबंधों में जो है एक प्रकार से कड़वाहट आ जाती है। और अब आप देखते हैं इन्हीं कड़वाहट के कारण से क्या होता है कि पर्यावरण यानी प्रकृति हमसे रुष्ट हो जाती है, मनुष्य से रुष्ट हो जाती है और वह निरसन कर देती है यानी एलिमिनेशन कर देती है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है वो अच्छे तरीके से जब तक बना नहीं रहेगा तो अच्छे तरीके से पर्यावरणीय एक प्रकार से प्रबंधन नहीं हो पाएगा। पर्यावरणीय प्रबंधन के कई सारे उद्देश्य भी हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य ये है, आपसे पूछे कि पर्यावरणीय प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, तो पर्यावरणीय प्रबंधन के अगर उद्देश्य की बात की है तो पहला उद्देश्य इसका लिख लीजिएगा कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के असीमित विदोहन तथा उपभोग को सीमित करना अच्छे तरीके से, यानी कि उचित मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करना ताकि हमारे भावी पीढ़ी के लिए यानी जो हमारे बाल बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें बची रह सकें। इसके अलावा पर्यावरण विकास संबंधी नीति के निर्धारण करने में, इसके अलावा पर्यावरण नियोजन हेतु प्रारूप तैयार करने में, पर्यावरण प्रबंधन संबंधी नीतियों के निर्माण में, पर्यावरणीय प्रकोपों को कम करने के लिए, पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु मानवीय व संस्थागत साधन उपलब्ध करवाने के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु जन जागृति विकसित करने के लिए, ये सब उद्देश्य होता है पर्यावरणीय प्रबंधन का। पर्यावरणीय प्रबंधन ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण की अगर बात की जाए, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मरुस्थलीकरण फटाफट से बताइएगा, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं। मरुस्थलीकरण समझ रहे हैं ना, मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण माने होता है मृदा का कट करके बहन, मतलब ये एक प्रकार से मृदा कैसी हो जाना, अनउपजाऊ हो जाना, मृदा का अनुर्वर हो जाना ही मरुस्थलीकरण कहता है। डिजर्टी मतलब कि डिजर्टिफिकेशन जिसको आप बोलते हैं, डिजर्ट मतलब कि डिजर्ट माने होता है मरुस्थल और फिकेशन माने एक प्रकार से होता है स्थलीकरण। ठीक है, मतलब कि स्थलीकरण, हाँ मरुस्थलीकरण। तो अगर खास करके बात की मरुस्थलीकरण की, मरुस्थलीकरण मतलब क्या होता है कि ऐसी भूमि जो उपजाऊ थी अभी तक, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लगातार उस पर कृषि करने से या जल के कटाव से पानी बरसने के तदुपरांत मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप मरुस्थली बनते हैं, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद डाल देते हैं या लगातार कृषि उसमें की जाती है, उसको विराम नहीं दिया जाता खेतों को, तो वो मृदा अनुपजर होती जाती है, मतलब कि अनुर्वर होती जाती है धीरे धीरे। और उसके बाद में होता क्या है कि वो अनुर्वर जो मृदा होती है वो खास करके मतलब कि जो उर्वर मृदा होती है वो अनुर्वर में बदलती चली जाती है
और एक प्रोसेस हो जाता है, यही मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है। यानी कि मृदा का उर्वरता से अनउर्वरता की ओर बढ़ना, यानी कि कोई एक प्रकार से जो जिसमें ऐसा खेत या ऐसा एक प्रकार से ज़मीन जहाँ पर खेती खूब अच्छे तरीके से होती, फसलें होती हैं, लेकिन एक प्रकार से अब धीरे एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तदुपरांत क्या हो, खेती ही ना हो पाए उस पर, यानी उस मृदा में कुछ ही ना हो, तो वो मरुस्थलीकरण की एक प्रक्रिया होती है। तो मरुस्थलीकरण क्या है, कुल मिलाकर के एक प्रक्रिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। मरुस्थलीकरण की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो मरुस्थलीकरण की अगर विशेषताओं की बात की तो पहली विशेषता ये कि मरुस्थलों का प्रमुख लक्षण ये है कि अल्प असामयिक और अनिश्चित वर्षा होती है। कभी कभी यहाँ कई वर्षों तक जल की एक बूंद भी नहीं बरसती है, किंतु कभी कभी वर्षा हो जाती है, ये मरुस्थल होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि लगातार अधिक रह मतलब कि ताप का अंतर अधिक रहता है। कहीं पर ठंड गर्म बहुत एक प्रकार से ताप अंतर अधिक इसलिए रहता है क्योंकि मरुस्थल जो होते हैं ये एक प्रकार से आकर्षण क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। तो सूर्य का प्रकाश दिन में जब तक रहता है तब तक ये खूब खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो आप बालू में अगर आप नंगे पैर जाओगे तो बहुत ज़्यादा जलती है बालू, अगर आप ठंडी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है बालू, यानी दोनों को खींचने में सक्षम है। तो तापांतर अधिक होता है, और जब तापांतर अधिक होता है तो भौतिक अपक्षय की क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है इसमें। इसके अलावा मरुस्थलों में वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तीव्र होती है, और मरुस्थलों में नदियाँ छोटी व आंतरिक या मौसमी हो जाती हैं, नदियाँ लुप्त भी हो जाती हैं मरुस्थलों में जाकर के, क्योंकि वर्ष भर सूखी रहती हैं। वर्षा के समय में इनमें जो एक प्रकार से बाढ़ भी आती है, लेकिन वो एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए होती है। तो मरुस्थल जो होते हैं ये अल्प वनस्पति वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर वनस्पतियाँ भी नहीं होती हैं, बस केवल कटीली झाड़ियाँ होती हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं, और जैसे कि खजूर के वृक्ष भी होते हैं। इसके अलावा जो है और भी चीज़ें आपको मिलती हैं, ऐसे मदार वगैरह मिल जाएंगे आपको कहीं कहीं पर, या फिर जो है नागफनी वगैरह मिल जाएंगे मरुस्थलों में। ठीक है। मरुस्थलीय धरातल में आप देखते हैं जैसे कि ऊजड़ बांगड़ तमाम सारा होता है, पथरीला टाइप का, रेतीला रेत होत रहेगा, तो ये सब होता है आपका मरुस्थल। ठीक है। और ये मरुस्थल बनने की क्रिया को ही हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। विश्व के मरुस्थलों की बात की तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल, दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल, फिर आता है अरेबियन मरुस्थल, फिर है गोबी का मरुस्थल। ठीक है। मंगोलिया चीन में पड़ता है। सहारा मरुस्थल जो है ये अमेरिका मतलब अफ्रीका दक्षिण मतलब कि अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अरेबियन ये दक्षिणी अरब, सऊदी अरब, यमन ये सब में पड़ता है। और गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल जो है ये बोत्सवाना लैंड में पड़ता है। इसके अलावा तकलामाकन जो है चीन में है, और जो है एक प्रकार से और भी तमाम सारे हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, ये सब मरुस्थल हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान रख लेंगे। अपने भारत का कौन सा भाई, अपने भारत का सबसे एक प्रकार से कौन सा है सबसे बड़ा, कौन सा है, सहारा का मरुस्थल है, क्या है सहारा मरुस्थल? दक्षिण एक प्रकार से अफ्रीका मतलब कि जो अफ्रीका है पूरा अफ्रीका महाद्वीप उस वहाँ का सहारा मरुस्थल है। ठीक है। अपने यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है आप बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हो भारत के मरुस्थलों के बारे में आप बताएंगे एक बार। भारत के मरुस्थल में बिल्कुल बिल्कुल थार का मरुस्थल इज राइट आंसर। थार का मरुस्थल जो है वो एक प्रकार से भारत में है, और ख़ास करके कहाँ पर है, बीकानेर जिले में है। और राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग जो है ये रेतीला है, और यही थार का मरुस्थल कहलाता है। 650 किलोमीटर लंबा है, 360 किलोमीटर चौड़ा है, और रेत के टीले हैं बड़े बड़े जो कि पवनों की दिशा में लंबवत हैं। तो यही है, ये है एक प्रकार से थार का मरुस्थल जो कि भारत में है। तो ये हो गए मरुस्थलीकरण के बारे में कुछ बातें। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की अगर बात करें हम, तो पर्यावरणीय प्रदूषण की अगर बात की जाए तो इसका आप क्या लिखेंगे परिभाषा, कि जब जल, वायु, मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं के असंतुलित एवं अवांछनीय परिवर्तनों के द्वारा जो हानिकारक प्रभाव जीवधारियों एवं मानवों पर पड़ते हैं उसे प्रदूषण कहते हैं। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो प्राकृतिक साधनों के मुक्त उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। पर्यावरण में चूंकि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चारों चीज़ें आती हैं। तो इन चारों चीज़ों में एक प्रकार से जब चीज़ें गलत होंगी या फिर इन चारों चीज़ों में समन्वय नहीं बैठेगा
या मनुष्य एक प्रकार से उसमें बहुत सारी चीज़ें कोई गतिविधि होती है उसमें, तो वो प्रदूषण ही हो जाएगा। जब इन्हीं में प्रदूषण होता है तो वही पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। चाहे जल में प्रदूषण हो, चाहे वायु में हो, चाहे एक प्रकार से और भी चीज़ों में परिवर्तन हो, मृदा में हो, जल में हो, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रदूषण। जो है इसकी प्रदूषण की परिभाषा को देते हुए एक विद्वान है, उनका नाम है R.E. दासमैन। वो कहते हैं कि प्रदूषण उस स्थिति या दशा को कहते हैं जो मानव के द्वारा पर्यावरण में विभिन्न तत्वों एवं ऊर्जा का इतनी अधिक मात्रा में संग्रह हो जाता है कि वे पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं। डॉक्टर सविंदर सिंह कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण वह है जब मनुष्य के इच्छित या अनिच्छित कार्यों के द्वारा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि वह उसकी यानी पारिस्थितिक तंत्र की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में आवश्यकता से अधिक ह्रास हो जाता है, यानी कमी हो जाती है, जिसके होने से मानव समाज पर दूरगामी हानिकारक प्रभाव पड़ने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बताएं तो संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय चिंता एक प्रकार से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वायु, जल, ध्वनि, अंतरिक्ष, ओजोन, रेडियोधर्मी, मृदा, तमाम प्रकार के प्रदूषण अब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण की अगर बारे में बात की है तो इसके कई सारे कारक है प्रदूषण के, जैसे घरेलू गंदगियों से पर्यावरण प्रदूषित मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है, और जो कारखाने हैं उनसे प्रभावित होता है, और ऑटोमोबाइल ज्वलन से प्रभावित होता है। इसके अलावा कीटनाशक से प्रभावित होता है, मतलब पर्यावरण, ठीक है, प्रदूषित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से प्रदूषित होता है। अब प्रदूषकों में कई सारी चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक प्रदूषक भी हैं, मानवीय प्रदूषक भी हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण जो है इसमें या वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, अम्ल वर्षा हो गई, इन तमाम सारी चीज़, जल प्रदूषण हो गया, ठीक है। ये सब प्रदूषण के बारे में चीज़ें हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है गंगा कार्य योजना। गंगा कार्य योजना के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है, गंगा कार्य योजना। ओके, गंगा कार्य योजना की बात की जाए तो गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं इसको। गंगा कार्य योजना की अगर बात की जाए तो ये कब लागू, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मात्र 50 शब्दों में आपसे पूछा गया है। तो गंगा कार्य योजना की अगर बात की जाए, यानी गंगा एक्शन प्लान। गंगा जो है भारतीय संस्कृति की प्रतीक है। माता गंगा आप सभी को पता होगा, हिंदू संप्रदाय में सबसे पवित्र नदी मानी जाती गंगा नदी, और इसके जल में स्नान करने से बोला जाता है कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छे तरीके से आप अगर शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अगर निर्मल मन के साथ भाव भक्ति के साथ हम माँ गंगा में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, और प्रभु काशी विश्वनाथ का या फिर एक प्रकार से और जो उसके किनारे हमारे ऐसे गंगा जी बहुत लंबी हरिद्वार में, तो उनके किनारे किनारे देखते हैं घाट बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त घाट है। आप चाहे बनारस के घाट को देखेंगे, यहाँ अयोध्या के घाट को देखिएगा, ठीक है। अयोध्या में तो दीप उत्सव होता है, बहुत ज़बरदस्त दीप उत्सव होता है। मैं गया भी हूँ, कई बार गया हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त होता है, मज़ा आ जाता है एकदम से। ओके, तो गंगा एक्शन प्लान गंगा नदी के बारे में ही है। गंगा चूँकि अब आप देखते गंगा नदी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लगातार क्या हो रहा था, तमाम सारे जो फैक्ट्रियों के जो एक प्रकार से कचड़े होते थे वो गंगा नदी में प्रदूषित मतलब कि प्रवाहित कर दिए जाते थे। इससे गंगा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी थी। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती गंगा नदी और लगभग 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है ये, और लगभग 600 किलोमीटर लंबा मार्ग जो है प्रदूषित हो चुका है इसका। और इसके किनारे जो बसे हुए नगर हैं उनमें एक प्रकार से बहुत प्रदूषण, जितनी नाली वाली सब है उसी में सब मिला देते हैं ला करके। तो इससे क्या होता है कि नदी बहुत गंदी हो गई थी। इसी नदी को एक प्रकार से प्रदूषित करने में तमाम सारे कारणों की भूमिका भी रही है गंगा इसके तहत। तो गंगा कार्य योजना में आप देखते हैं कि नदी के किनारे किनारे स्थित जो बस्तियां हैं, विशेष करके जो नगर हैं, वहाँ से बड़ी मात्रा में जो नाले हैं वो नाले गंगा नदी में मिला दिए जाते हैं। जैसे कानपुर में आप देखेंगे, और गंगा किनारे जो चमड़ा शोधन है ये उन्नाव के आसपास और ये शुक्लागंज के आसपास, रासायनिक, कागज़, लुगदी, तमाम प्रकार के रबर के कारखाने, ये सब गंगा नदी में जा कर के इनकी जो मतलब कि वो होते हैं कचड़े, वो सब निकाल दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और मानव मृत जानवरों और पशुओं को नदी जल में विसर्जित करते हैं, ये सब भी एक प्रकार से इससे भी दिक्कत होती है। तमाम सारे दुर्घटनाओं के तदुपरांत क्या होता है कि जो है वो सब उसी में चला जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, और मानव के मृत शरीर के अवशेषों को ज़्यादातर गंगा नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। गंगा के ऊपरी भागों में भूस्खलन के कारण से जो है और भी तमाम सारे मलबा आकर के मिल जाते हैं।
तो एक प्रकार से आप देखते हैं ये सब भी और चीज़ें होती है जो कि गंगा नदी को प्रभावित करती है। तो इससे जो है गंगा का जल जो है क्या हो चुका है भाई, गंगा नदी का जल जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ख़ास करके आप देखते हैं जो है एक सर्वे के अनुसार पता चला कि प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी घरेलू क्षेत्रों से आता है गंगा नदी में, और लगभग 100 मिलियन गैलन औद्योगिक दूषित जल जो है ये हुगली में जा करके मिलता रहता है। हुगली नदी भी है एक। तो एक प्रकार से इस प्रकार चीज़ें हो रही। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है कि एक प्रकार से एक कार्यक्रम चालू किया है 16 फरवरी को 1985 ईस्वी को। उसी को केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कहा जाता है, उसका गठन किया गया उसी दिन। 1984 ईस्वी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने गंगा सफाई योजना प्रारंभ करी थी, और इस योजना के तहत गंगा के किनारे स्थित जो महानगर हैं, कारखाने हैं, उनको एक प्रकार से दूषित जल, मल मूत्र और एक प्रकार से जो निष्पाद हैं उनको साफ करके ही जल में बहाया जाए, ये एक प्रकार से अभियान चलाया गया था। आप देखते हो उसके बाद में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि गंगा कार्य योजना को आधार बना करके ये रिपोर्ट आई थी, लेकिन एक प्रकार से आप देखते हो उतना हो नहीं पाई। और राजीव गांधी जी ने, आप देखेंगे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो है उन्होंने 14 जून 1986 को एक प्रकार से आप देखते हैं उन्होंने गंगा कार्य योजना का शुभारंभ भी किया था। और उन्होंने कहा था कि हम गंगा की प्राचीन शुद्धता को फिर से प्रतिस्थापित करेंगे। 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 2555 किलोमीटर आपको मिलेगा, ये गंगा नदी की लंबाई है। तो इस प्रकार गंगा एक्शन प्लान आप देखते हैं लगातार चलता रहा, और 1986 में इस पर काम हुआ बहुत सारा। और उसके बाद में आप देखते हैं कि 2001 में भी काम हुआ इस पर, और मोदी जी आए, उन्होंने भी कुछ काम किया। तो कुल मिलाकर गंगा एक्शन प्लान भी ठीक ठाक रहा, गंगा नदी को एक प्रकार से साफ करने के लिए था। एक बाघ परियोजना भी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए सीखें। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों के नाम बताइए। ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करने वाले एक प्रकार से जो गैसें उनका नाम लिखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है इसमें बहुत सारी गैसें आती हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं इनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, इसके अलावा मीथेन हो गई और नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सब लिख लीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हो गई यानी CFC, ओजोन हो गई, ये सब गैसें जो है हरित गृह के लिए जिम्मेदार हैं, यानी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से आप देखते हैं इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। पेट्रोल, कोयला, इन सभी के और जीवाश्म ईंधन जो उनको जलाने से आप देखते हैं CO2 तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं मीथेन गैस जो है ये हरित गृह के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो औद्योगिकरण से, इसके अलावा CFC की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं सिंथेटिक गैसों का योग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली जो सबसे प्रमुख गैस है वो CFC ही है। CFC की बात की तो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा निर्वनीकरण है, ये भी एक कारण है हरित गृह को बढ़ाने के लिए। निर्वनीकरण मतलब क्या होता है कि वन की कटाई कर देना खूब ज़्यादा। तो वन की कटाई जब खूब ज़्यादा करते हैं लोग तो उससे भी क्या होता है, उससे भी हरित गृह प्रभाव एक प्रकार से पड़ता है, यानी वन की कटाई करने से। इसके अलावा और भी तमाम सारे कारण हैं, पेड़ पौधों को अच्छे अच्छे तरीके से ना ध्यान देना, इसके दुष्परिणाम भी तमाम सारे पड़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस के दुष्परिणाम ये होता है कि ग्रीन हाउस गैस यानी ग्लोबल, एक प्रकार से इससे क्या होता है भूमंडल में तापमान में वृद्धि हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है इसके कारण से, और बाढ़ एक प्रकार से, या जो ग्लेशियर होते हैं वो मतलब पिघलने लगते हैं, बाढ़ की समस्या आ जाती है। आप देखेंगे चूँकि क्या होता है कि जब एक प्रकार से जो हवाएं होती हैं, जो गैसें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CFC हैं, तो चूंकि वो गर्म गैसें होती हैं, तो गर्म गैसें जो होती हैं वो हवा के मतलब हवा के उसके संपर्क में आएगी तो हवा भी गर्म हो जाएगी। और जब हवा गर्म हो जाएगी मेरे भैया तो क्या होगा, हवा चूंकि चलती रहती है तो जा करके जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उस पर जो जमे हुए बर्फ़ के पहाड़ हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं, उनसे वो गर्म हवाएं टकराएंगी। जब गर्म हवाएं उनसे टकराएंगी तो क्या होगा, वो पिघलेंगे, और जब वो पिघलेगा ग्लेशियर तो नदियों में जल अधिक मात्रा में बहेगा, और जब नदियों में अधिक मात्रा में जल आएगा तो क्या होगा, उससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो जीव जंतु होंगे नष्ट होंगे,
वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी जब बाढ़ आएगा, तो इससे जल दबाव की समस्या भी उत्पन्न होगी। ठीक है, बांध पर प्रेशर भी पड़ेगा, तो कई सारे एक प्रकार चीज़ें हो सकती हैं। और बाढ़ के अलावा भी और चीज़ें क्या होगी कि मान लो नदी का जल समुद्र में जाकर के मिलेगा, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से क्या होता है, जो द्वीपीय इलाके होंगे, जो तटीय इलाके होंगे, समुद्र किनारे बसे हुए जो क्षेत्र होंगे, वो डूबना प्रारंभ कर देंगे। जो समुद्र के बीच में द्वीप होते हैं जिन पर मनुष्य निवास करते हैं, वो भी धीरे धीरे डूबना प्रारंभ कर देंगे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, ये क्या करती हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं पे ये सब किससे होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव से होता है। ठीक है, तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा गहरा सा, मनुष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, इनको रोकने के लिए एक प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सहयोग सभी देशों को सामने आना पड़ेगा और अच्छे तरीके से इन पर कार्य करना पड़ेगा। ये सारी गैसें हो गई। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, यहाँ से बात ध्यान रखेंगे। ओके, खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को देना है। लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। ठीक है, 8 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, केवल 5 प्रश्नों को उनमें से छांट कर करना है, 3 प्रश्नों को छोड़ देना है। ठीक है, केवल 5 प्रश्नों को, जो भी आपको 5 आते होंगे अच्छे से उसको लिखने का प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूँ कि 7 नंबर का ये प्रश्न आपका आएगा, एक प्रश्न 7 नंबर का होगा। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला देखिए प्रश्न है आपका जलवायु परिवर्तन को लेकर के। प्रश्न क्या है भाई, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है भाई, जलवायु परिवर्तन की अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन का आशय दशकों, सदियों या उससे अधिक समय से पहले से होने वाली जो जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन जो होता है, बहुत लंबे समय से परिवर्तन, तो वही होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत दिन बाद में आप देखते हैं जैसे कि चाहे जिसे किस में क्या हो जाए, तूफान के स्वरूप में बदलाव आ जाए, समुद्र की धाराओं में बदलाव आ जाए, बारिश में बदलाव हो जाए, बर्फ़ के पिघलने का स्तर एक प्रकार से बदल जाए, अधिक चरम मतलब कि चरम गर्मी पड़ने लगे, या एक प्रकार से आग और सूखा पड़ने लगे। तो ये सब प्रभाव जो होते कहीं ना कहीं पे, ये सब क्लाइमेट मतलब जलवायु परिवर्तन को लेकर के डिनोट करते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन जो होता है, अच्छा मौसम जो होता है उसके बारे में अगर बात की तो मौसम जो होता है कुछ थोड़े घंटों या कुछ दिनों के लिए मौसम आता है, कुछ महीनों के लिए आता है और बदलता रहता है। लेकिन जलवायु जो होता है ये कम से कम 30 वर्षों में एक प्रकार से एक बार जलवायु का परिवर्तन हो सकता है किसी विशेष स्थान के लिए। आमतौर पर कम से कम 30 वर्षों में मौसम का औसत स्वरूप होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन होता है बड़े लंबे समय के बाद में, आप देखते हैं होता है। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन शब्द पृथ्वी की सतह के निकट वैश्विक औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करता है। तो ज़्यादातर वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता के कारण ही होती है। तो ये सब जलवायु परिवर्तन हुआ या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई, दोनों एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस के तदुपरांत ही होता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है, प्रभाव आपसे पूछा गया तो प्रभाव ये पड़ता है इसका, गर्म मौसम की स्थिति हो जाती है, सूखा पड़ सकता है, समुद्र का बढ़ता एक प्रकार से जो स्तर बढ़ सकता है, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ठीक है, महासागरीय अम्लीकरण भी बढ़ सकता है, स्वास्थ्य पर एक प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें होंगी, मौसम की घटनाएं और जो है खराब वायु गुणवत्ता, भोजन पानी, ये सब एक प्रकार से नहीं अच्छा मिल पाएगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें। अगला पर 200 शब्दों में लिखना है। अब इन सभी की व्याख्या तो मैं अभी मतलब बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं बता मिलेगा, क्योंकि अगर मैं वैसे बता दूंगा तो हो सकता है आपके समझ में ना आए सारी चीज़ें, और इसीलिए मैं पूरा बताने का प्रयास मतलब पूरा एकदम से नहीं हो पाएगा, चूँकि क्या हो रहा है समय मेरे पास अब है नहीं अभी, और बाकी मैं फिर से इसको करवाने का प्रयास करूँगा इन सभी प्रश्नों के बारे में। ओके, अगला प्रश्न आपका है कि आपदा का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। आपदा किसको बोलते हैं, आपदा किसे कहते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आपदा किसे कहते हैं, बताएं सभी लोग भाई, आपदा किसे कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कई सारे प्रभाव हैं। तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाएगी, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं को खतरा उत्पन्न होगा, वर्षा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा कृषि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तमाम सारे जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तमाम सारे और भी प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है,
और आपदा की अगर बात की है तो आपदा किसे कहते हैं भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आपदा किसे कहते हैं? तो आपदा किसे कहते हैं? अंग्रेजी शब्द है डिजास्टर। डिजास्टर को आपदा कहते हैं हिंदी में। डिजास्टर जो शब्द है ये अंग्रेजी मतलब फ्रांसीसी शब्द जो है किससे बना? डिजिएस्टर से बना है। डिजिएस्टर जो है ये फ्रांस का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है। इससे बना अंग्रेजी का डिजास्टर, और डिजास्टर से बना है हिंदी में कौन सा? आपदा। तो आपदा मतलब क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर के बना है ये डिजिएस्टर शब्द। एक तो है आपका डिस और दूसरा है एस्टर, ठीक है। डिस माने होता है एक प्रकार से बुरा यानी एबिल, और उसका मतलब होता है एस्टर माने तारा यानी कि स्टार। ओके, क्लियर हो गए? इविल स्टार माने क्या होता है? इविल स्टार माने क्या होता है? बुरा तारा। तो आपदा की कोई परिभाषा वैसे नहीं है। संयुक्त राष्ट्र आपदा सहायता संगठन 1984 में उस वहाँ पर परिभाषा दी गई थी उसकी, और वही परिभाषा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें कहा गया था संयुक्त राष्ट्र आपदा सहायता संगठन में 1984 में आपदा प्रबंधन की मतलब कि आपदा की परिभाषा को देते हुए कि वह घटना जो समय और स्थान में केंद्रित होती है, जिसमें कोई समुदाय गंभीर खतरे से गुजरता है और इसके सदस्यों और शारीरिक यंत्रों को इतनी हानि होती है कि सामाजिक संरचना बाधित हो जाती है तथा समाज के सभी अथवा कुछ अनिवार्य कार्य रुक जाते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती है? वो सब मतलब कि वही आपदा कहलाती है, ठीक है। वैसे प्राकृतिक आपदाओं के आधुनिक शब्दकोश जो आया 2005 में, उसमें आपदा की परिभाषा दी गई है। उसके कई सारी चीज़ें बताई गई। कहा गया कि एक पर्यावरण घटना में से उत्पन्न स्थिति अथवा मतलब कि जो सशस्त्र संघर्ष, जो तनाव, व्यक्तिगत चोट या शारीरिक हानि, या एक प्रकार से महान परिणाम का क्या होता है? आर्थिक व्यवधान पैदा करता है। तो ये सब आपदा के बारे में चीज़ें हैं। आपदा ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी मौतें इकट्ठा हो जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, तो आजीविका में पर्याप्त क्षति होती है, संसाधनों का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, मनुष्य में एक प्रकार से बीमारियां, रोग का फैल जाता है। ये सब एक प्रकार से पर्यावरण की मतलब कि आपदा के बारे में है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि अब थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर आपका है, मतलब कि और भी जो प्रश्न है अगर उनके उत्तर को बताने में लग जाऊंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी मैं इनके बारे में और बताने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, बाघ परियोजना क्या है? प्रमुख बाघ परियोजनाओं के नाम लिखिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है बाघ परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। तो बाघ परियोजना आप सभी को पता ही होगी, ठीक। बाघ परियोजना के बारे में जानते हैं ना सभी लोग? बिल्कुल। बाघ परियोजना मतलब चूंकि बाघ जो है अपने यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, आप सभी को भी पता होगा। तो बाघ जब यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं तो उनको भी एक प्रकार से क्या करना है? उनके लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित करना है, उनको भी बचाए रखना है। अगर उनको नहीं बचाएंगे तो फिर क्या होगा? आने वाले समय में फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हमें और आपको, ठीक है। तो बाघ संरक्षण अधिनियम जो है, आप देखते हैं अलग अलग स्थानों पर बाघ परियोजनाएं की गई। बाघ परियोजना की बात की है तो भारत का राष्ट्रीय पशु चूंकि बाघ ही है, यानी चीता जिसको बोलते हैं। बिल्लियों की 36 प्रजातियों में से एक प्रजाति ये बाघ की प्रजाति भी है, ओके। और आप देखते हैं कि बाघ परियोजनाएं जो है अलग अलग स्थानों पर की गई, जैसे कि जो है बांदीपुर बाघ परियोजना हो गई, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में है, 866 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और इसके अलावा कार्बेट है, ठीक है, उत्तरांचल में है। कान्हा किसली बाघ परियोजना मध्य प्रदेश। मानस है असम में, मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू झारखंड। ये सब जो हैं ये बाघ के हैं। सरिस्का बाघ परियोजना, और बुक्सा बाघ परियोजना, इंद्रावती बाघ परियोजना, नागार्जुन सागर बाघ परियोजना, नामदफा बाघ परियोजना, दुधवा बाघ परियोजना, सिमलीपाल बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, पालमू बाघ परियोजना, ठीक है। ये सब एक प्रकार से क्या है? सुंदरबन बाघ परियोजना, और पेरियार बाघ परियोजना, और सरिस्का बांध मतलब की बाघ परियोजना, बुक्सा बाघ परियोजना, इंद्रावती बाघ परियोजना, नागार्जुन सागर बाघ परियोजना, ये सब बाघ की परियोजना है। पेंच बाघ परियोजना, ठीक है। बांधवगढ़ बाघ परियोजना, पन्ना बाघ परियोजना, तो ये सब बाघ की परियोजनाएं हैं, ध्यान रखेंगे इनको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? यानी कि मिट्टी का कट करके बहना जो होता है। अब वायु के द्वारा भी मिट्टी कट करके बह सकती है, हवा के द्वारा भी उड़ करके बह सकती है। तो ये यही होता है मृदा अपरदन। विभिन्न कारणों के बारे में बताइए क्यों होता है। अगर वन की कटाई आप कर देंगे तो मृदा अपरदन होगा, ठीक है। ज़्यादा अगर एक प्रकार से बारिश हुई तो भी एक प्रकार से मृदा की कटाई होगी। अगर वनस्पतियाँ नष्ट हो गई तो भी मृदा की कटाव बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तमाम सारे कारण हैं और भी हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले समय में।
अगला प्रश्न है, हो सकेगा तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगा मृदा अपरदन का, इन सभी चीज़ों का, तो बिल्कुल चिंता ना करें आप। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, पर्यावरण का भारतीय परंपरागत ज्ञान का विवरण दीजिए। यानी पर्यावरण का भारतीय ज्ञान, परंपरा ज्ञान। क्योंकि भारतीय परंपरा ज्ञान की अगर बात किए तो भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारी चीज़ें बताई गई इसके बारे में। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के संदर्भ में बड़ा ज्ञान है। क्योंकि भारत की अगर बात की जाए तो बहुत बहुत सारी चीज़ें भारत के में इनके बारे में बताई गई है, पर्यावरणीय ज्ञान के बारे में। क्योंकि भारत जो है एक शुरुआत से ही आप देखते हैं हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके करता आ रहा है। वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में अलग अलग पर्यावरण के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है पर्यावरण के प्रति आदर और स्नेह व्यक्त करते हुए कि चित्त जहाँ भय विहीन, चित्त जहाँ भय विहीन, शीर्ष जहाँ उच्च रे, ज्ञान जहाँ मुक्त रे, सत्य का गंभीर हो, वाणी का उच्च रे। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। आपको पता होगा बिलपत्र जो है ये श्रीफल कहा जाता है इसको, बिलपत्र को। वानस्पतिक भाषा में इसको ईगल मार मिल्लोल बोलते हैं, मिलोज बोलते हैं। और कुल ये रुटेसी कुल का पौधा है बिलोपत्र। और बेल वृक्ष की महिमा यह है कि भारतीय जनमानस में इसका बहुत ज़बरदस्त स्थान है। भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र जो है 3 पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता मतलब एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी और एक महेश, त्रिदेव का द्योतक है बेलपत्र जो होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये प्रत्येक पत्ता जो है प्रत्येक गुण को डिनोट करता है। एक पत्ता जो है सत्य को यानी कि ब्रह्मा, एक रज विष्णु और एक तम महेश, ये 3 गुण जो है एक प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको लेकर के एक श्लोक भी है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रयायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवर्पणम, ये एक प्रकार से इसको लेकर के श्लोक प्रचलित है। इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें, केला, नारियल, रुद्राक्ष की माला को लेकर के, ठीक है, तुलसी के पौधा, पीपल का वृक्ष हो गया, ये सब जो है एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा धतूरा, आक, भांग, कमल, अशोक, कदम, चंदन, बरगद, ठीक है, हल्दी, कपूर, ये तमाम प्रकार के जो ये सब चीज़ें हैं। कपूर एक प्रकार से वानस्पतिक में इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेमोमम बोलते हैं। ठीक है, केम्पूरा इसको आप कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार से वृक्ष है। धतूरा जो होता है आप सभी को पता होगा, धतूरा जो है भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा प्रिय है। आयुर्वेदिक औषधि भी एक प्रकार से धतूरा है, कई सारे रोगों में अस्थमा वगैरह को ठीक कर देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो ये सब हैं आपके भाई पर्यावरण के भारतीय परंपरा के ज्ञान को लेकर के मैं बताऊंगा आगे चल करके। अगला प्रश्न है आपका 6वां, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें भी मैंने किया था, बिल्कुल 2 प्रश्न हो गए ये थोड़ा सा। चलें, अगला प्रश्न आप देखेंगे, टेहरी बांध परियोजना से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है टेहरी बांध परियोजना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संपोषित विकास योजना के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको मैं बताने का प्रयास अवश्य करूंगा, परेशान नहीं होना आप सभी को। अगला प्रश्न आप देखेंगे, केवल इन प्रश्नों को अगर आपके पास सीरीज वगैरह आ चुकी है तो आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न जो मैंने बताए हैं आपको। देखिए, खंड सा की बात की है तो खंड सा में केवल 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। 10 नंबर का एक प्रश्न है, ध्यान रखेंगे सभी चीज़ों को। पहला प्रश्न ये बहुत जबरदस्त है। पहला प्रश्न क्या है, मानव और उसके पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हर बार आता है और आएगा आपकी बार भी। अगला प्रश्न आप ध्यान रख लीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के स्वरूप और मूलभूत घटकों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, 10 नंबर दिलवा करके जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ओजोन एक प्रकार से ह्रास, ओजोन ह्रास क्या है। ओजोन ह्रास माने होता है जो ओजोन का जो परत है एक प्रकार से जो ऊपर, वो एक प्रकार से धीरे धीरे करके क्या हो रही है, उसमें कमी आ रही है, उसमें छेद होता जा रहा है। ओके, अंटार्कटिका के ऊपर छेद देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ओजोन ह्रास क्या है, ओजोन परत ह्रास के कारण एक प्रकार, तथा इसकी सुरक्षा के उपाय बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से जियोग्राफी का मॉडल पेपर था जिस पर मैंने चर्चा करी, लगभग बहुत सारे चीज़ों पर, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा करी है। आने वाले समय में और भी इसी प्रकार से लगभग 4-5 मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, आसानी से आप हर एक चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, तो चिंता नहीं करनी आप सभी को। और 2022 में जो मैंने एक प्रकार से 2022 का नहीं है वैसे खास करके मॉडल पेपर इसका, 2023 में, चूंकि अभी 3rd सेमेस्टर का आपकी पहला ही होगा, आप ही लोग सबसे सीनियर हो 3rd सेमेस्टर वालों। ठीक है,
और जियोग्राफी का ये ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, जिनको देखना है वो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का ये थंबनेल है। ऑब्जेक्टिव में आप देखिएगा ये टॉप 100 लिखा हुआ है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखने का प्रयास किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा सोशियोलॉजी का भी इसी प्रकार से वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा हिंदी साहित्य का भी ऑब्जेक्टिव आप वीडियो देख लीजिएगा, लिखित भी वीडियो अवेलेबल है। सब प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। शिक्षा शास्त्र का वीडियो देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप जो है एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही धाकड़ प्रश्न है। इसके अलावा आप प्राचीन इतिहास का देख लीजिएगा वीडियो, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, चले फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग जो है इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसीलिए आपको एक प्रकार से उतना अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सका हूँ, चूँकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर ज़्यादा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझको, इसीलिए मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को नहीं बताया हूँ। लेकिन मैं बता देता अगर टाइम थोड़ा सा मेरे पास होता। थोड़ी सी गला भी नहीं चल पा रहा है, और फिर दिक्कत क्या है कि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा आपका, तो इससे भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसमें दूसरा मॉडल पेपर होगा, तो उसमें मैं जो लघुत्तरी में प्रश्नों को रखा है उसको मैं उन टॉपिक को फर्स्ट मतलब कि जो पहले चैप्टर में मतलब कि पहले अति लघुत्तरी में लिख दूंगा, फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। यानी आप लगभग अगर 2 से 3 मॉडल पेपर हमारा देख लेते हो, 3 मॉडल पेपर लगभग 2-2 3-3 बार देख लेते हो, आसानी से आपको पूरा सिलेबस जो होगा आपका वो समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा सिलेबस क्या क्या है। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर मैंने डिस्कस किया। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा से बनाए रखिएगा। ओके, सभी लोगों को गुड नाइट। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आप लोग हमेशा वीडियो को शेयर करें सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।